यूरोपियन पावर की। आइए अब जानते हैं इनको फॉलो करने वाली नेक्स्ट ट्रेडिंग कंपनी यानी कि डच के बारे में। डच दोस्तों, यूरोप के नेदरलैंड्स देश में रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है। 20 मार्च 1602 को डच पार्लियामेंट ने एक चार्टर के द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया था। इस कंपनी को 21 सालों तक इंडिया और ईस्ट के देशों के साथ ट्रेड, इन्वेजन और कॉन्क्वेस्ट करने का राइट भी पार्लियामेंट ने दिया था। ये इंडिया में आकर पोर्चुगीज की मोनोपोली को खत्म करते हैं। डच अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। उसके बाद और भी जगह अपनी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करते हैं, जैसे कि 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत, 1653 में चिंसूरा, 1659 में पटना, बालासोर, नागपट्टिनम, कराईकल, कासिम बाजार और 1663 में कोचिन में। इनका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के पुलिकट में था। 17th सेंचुरी में इंडिया से होने वाले स्पाइस यानी मसालों के व्यापार पर डच अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने में कामयाब होते हैं। इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल्स, इंडिगो, सिल्क, ओपियम एटसेट्रा का भी एक्सपोर्ट डच इंडिया से करते थे। इंग्लिश कंपनी के आने के बाद डच पावर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। 1759 में 7 ईयर्स वॉर के दौरान इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर इंग्लिश और डच कंपनीज के बीच बैटल ऑफ बेदरा होती है, जिसमें डच को हार का सामना करना पड़ता है। इस बैटल को बैटल ऑफ चिंसुरा या बैटल ऑफ हुगली भी कहा जाता है। फाइनली डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1798 में लिक्विडेट कर दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा सफल ट्रेडिंग कंपनी की, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अराइवल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्चुगीज और डच ट्रेडर्स की सक्सेस से इंप्रेस होकर इंग्लैंड के मर्चेंट्स के मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम के ग्रुप ने 1599 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया था। कंपनी का पूरा नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ I 15 सालों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्टर्न ट्रेड का चार्टर ग्रांट करती हैं, जिसका मतलब यह था कि इस कंपनी को ईस्ट के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली होगी। इंग्लैंड से और कोई भी कंपनी यहां ट्रेड नहीं कर सकेगी। 1608 में कंपनी कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में भेजती है। उनका मकसद जहांगीर से रॉयल फरमान हासिल करना था, जिससे वो सूरत में अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकें। लेकिन पोर्चुगीज के इंट्रीग्स के चलते हॉकिंस को कोई भी कंसेशन नहीं मिल पाता और उन्हें 1611 में जहांगीर के कोर्ट से वापस जाना पड़ता है। अंग्रेज समझ जाते हैं कि पोर्चुगीज के रहते उनका ट्रेड करना मुश्किल है, इसलिए 1611 में सूरत के पास स्वाली होल में एक नेवल बैटल में पोर्चुगीज को अंग्रेज हरा देते हैं। इससे जहांगीर को भी अंग्रेजों की पावर का यकीन हो जाता है और फिर 1613 में जहांगीर उन्हें इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने की परमिशन भी दे देते हैं। तब अंग्रेज 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं। फिर 1615 में इंग्लैंड के एम्परर जेम्स I सर थॉमस रो को जहांगीर के कोर्ट में भेजते हैं, कंपनी के लिए और कंसेशन की डिमांड लेकर। रो अपनी बातों से जहांगीर को मना लेते हैं और वो कंपनी को रॉयल चार्टर ग्रांट करते हैं, जिससे कंपनी को मुगल टेरिटरी में कहीं भी व्यापार करने और फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने की आजादी मिल जाती है। इसके बाद कंपनी इंडिया में अलग अलग जगह फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करती है, जैसे कि मसूलीपट्टनम, आगरा, अहमदाबाद, ओडिशा के बालासोर और हरिहरपुर एटसेट्रा में। 1639 में कंपनी को मद्रास की लीज मिलती है और यहां फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया जाता है और 1668 में कंपनी को चार्ल्स II से बॉम्बे लीज पर मिल जाता है, जो चार्ल्स II को पोर्चुगीज से डाउरी में मिला था, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। 1698-99 में बंगाल के सूबेदार आजिम उस शान की परमिशन से सिर्फ 1200 रुपए देने पर कंपनी को सुतनाती, गोविंदपुर और कालीकता की जमींदारी मिल जाती है। यहां पर ही 1700 में फोर्ट विलियम की स्थापना होती है। इसके बाद 1771 में मुगल एम्परर फारूक सियार फरमान जारी करके कंपनी को और भी ज्यादा राइट्स दे देते हैं
जैसे कि उन्हें सिर्फ 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले में बंगाल में ड्यूटी फ्री व्यापार करने का अधिकार मिलता है। कलकत्ता के आसपास की जमीन खरीदने की परमिशन भी दी जाती है। इसके अलावा कंपनी द्वारा बॉम्बे में इशू किए गए कॉइन्स को पूरे मुगल राज्य में चलाने की अनुमति भी मिलती है। इसलिए इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसके बाद कंपनी की पावर बढ़ती ही जाती है और फाइनली पहली बार बंगाल में कंपनी अपने एम्पायर की शुरुआत करती है, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं अगली यूरोपियन कंपनी की तरफ। डेन्स। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। इस कंपनी ने 1620 में तमिलनाडु के ट्रैंक्वेबार और 1676 में बंगाल के सेरमपुर में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। सेरमपुर इनका इंपॉर्टेंट सेंटर और हेडक्वार्टर था, लेकिन ये खुद को इंडिया में ज्यादा स्ट्रांग नहीं बना पाए और 1845 में अपनी सभी सेटलमेंट्स ब्रिटिश कंपनी को बेचकर यहां से चले गए। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया में सबसे लास्ट में आने वाली यूरोपियन कंपनी की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ला कैंपेनिया दा सेंदेस ओरिएंटालेस को 1664 में कोलबे के द्वारा फॉर्म किया गया था, जो फ्रांस के राजा लुई XIV के मंत्री थे। फ्रेंच कंपनी 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है। उसके बाद 1669 में गोलकोंडा के सुल्तान से परमिशन लेकर ये अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। 1673 में कंपनी के डायरेक्टर फ्रांसिस मार्टिन ने बालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुटुचेरी नाम का एक गांव प्राप्त किया, जो बाद में पौंडीचेरी के नाम से फेमस हुआ। 1692 में बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान की अनुमति से फ्रेंच कंपनी ने चंद्रनगर में फैक्ट्री की स्थापना की। उसके बाद फ्रेंच 1724 में मालाबार में माहे को कैप्चर कर लेते हैं और 1739 में तमिलनाडु में कराईकल को। 1724 में ही फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स इंडिया आते हैं और उनके साथ ही शुरुआत होती है कहानी एंग्लो फ्रेंच वॉर्स की, जिन्हें कर्नाटिक वॉर्स भी कहते हैं। कर्नाटिक वॉर्स इंग्लिश और फ्रेंच कंपनी के बीच हुए थे, जिनके बारे में हम अलग वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे इंडिया और यूरोप के बीच होने वाले ट्रेड का फायदा उठाने के लिए अलग अलग यूरोपियन कंपनीज इंडिया आती हैं। ये कंपनीज ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे कि मोनोपोली, फोर्स का इस्तेमाल, नेवी का यूज करने में भी पीछे नहीं रहती। इन सभी कंपनीज के बीच आपस में पावर के लिए स्ट्रगल चलता है, जिसमें फाइनली इंग्लिश कंपनी को सक्सेस मिलती है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी से शुरू होकर इंडिया में अपना एम्पायर खड़ा करती है, ये हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे।